गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है अरब लीग। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अभी वोट किया है और सीरिया को ऑर्गेनाइजेशन में वापस शामिल कर लिया है, क्योंकि 2011 से अरब लीग से जो है सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया था। पहले तो हम देखते हैं अरब लीग है क्या। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी है, इंडिपेंडेंट अफ्रीकन और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की जो है ये एसोसिएशन है। 1945 में इसको कायरो में बनाया गया था। करंटली इसके 22 मेंबर्स हैं और बहुत सारी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए इसको बनाया गया है और ये मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसीजन लेती है और इसको जो है इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसका और भी क्रिटिसिज्म ये है कि आपस में ही इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, डिसयूनिटी है और गवर्नेंस भी इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। और ये जो है ज़्यादातर ऑटोक्रेटिक रिजीम्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन रखती है सामने, रादर दैन अरब सिटीजन्स। अब सीरिया को जो है 2011 से सस्पेंड किया हुआ था क्योंकि वहाँ पर बशर अल असाद जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे जब उनकी कंट्री में, तो इसको जो है सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया था। इस प्रोटेस्ट में लगभग 500,000 पीपल जो है उनकी जान गई थी और लगभग 23 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए थे अपने घर से। उनके ऊपर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने टाइम बाय किया। 10 साल, 11 साल, 12 साल निकाल दिए और अब उनकी जो है वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज़ होना शुरू हो चुका है। अभी सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने जो है वो, आपको याद होगा, उन्होंने नॉर्मलाइज़ किया है अपने टाइज़ को। उसी वजह से ही जो है अरब गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने सीरिया को अरब लीग में वापस लेने के लिए जो है वो मंजूरी दे दी है। कंसेंसस से डिसीजन लिया गया है और सीरिया को जो है अरब लीग में वापस लिया गया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका मीनिंग ये नहीं है कि अरब लीग के जितनी कंट्रीज़ हैं वो सब सीरिया के साथ अपना जो है वो टाइज़ को जो है वो नॉर्मलाइज कर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो सॉवरन डिसीजन होगा हर कंट्री का, जो भी मेंबर स्टेट है अरब लीग की, कि वो सीरिया के साथ अपने जो है वो रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कतर है, कतर नहीं चाहते कि अभी भी वो सीरिया के साथ अपने जो है वो रिलेशंस इंप्रूव करें। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन जो है वो अपने कॉन्टैक्ट रिसेंट टाइम्स में बना चुके हैं ऑलरेडी। अब जो है सीरिया के ऊपर जो डिसीजन ये लिया गया है, तो बेसिकली अरब गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिकल सोल्यूशन लेकर आना चाहती हैं सीरिया के कन्फ्लिक्ट का, और ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्टार्ट प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आएंगे, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फिजिकल साइंसेज और टेक्नोलॉजी में जो है ट्रेनिंग देगा। और बहुत सारे स्पेस साइंस के जो है वो डोमेन्स को, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हीलियोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ों को कवर करेगा। इंडियन एकेडमिक्स और इसरो सेंटर्स में जो है आपके ये लेक्चर्स डिलीवर करेंगे और इंडियन इंडियन स्टूडेंट्स को इनेबल किया जाएगा कि वो प्रोफेशनल्स बन सकें स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में। अब इस प्रोग्राम को ह्यूमन कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए जो है वो चलाया जा रहा है कि कैसे स्पेस साइंस और रिसर्च को जो है वो फ्यूचर में बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब क्रॉस डिसिप्लिनरी नेचर जो है इस सब्जेक्ट का, वो लोगों को पढ़ाया जाएगा, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, और उसकी वजह से जो है वो अट्रैक्ट होंगे इस फील्ड की तरफ, ताकि वो आगे इसको अपना करियर पाथ चूज कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, थैलेसीमिया, सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो थैलेसीमिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड कंडीशंस हैं जो कि हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करती हैं। हीमोग्लोबिन वो सब्सटेंस है जो ब्लड को कैरी करता है, ब्लड सेल्स को में ऑक्सीजन को कैरी करता है अराउंड द बॉडी, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब थैलेसीमिया हो तो या तो बिल्कुल भी हीमोग्लोबिन नहीं बनता या फिर बहुत ही कम बनता है, तो फिर एक तरह से अनीमिया लाइक कंडीशंस हो जाती हैं। ज़्यादातर ये मेडिटेरेनियन, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, मिडल ईस्टर्न ओरिजिन के लोगों में ये थैलेसीमिया देखने को मिलता है। बेसिकली ये होता क्यों है? क्योंकि फॉल्टी जीन्स हैं कुछ पॉपुलेशन में। तो ये जनरली जो है पीपल जो है वो इस जीन्स के साथ इनहेरिट होके या फिर मतलब इन्हीं के साथ बॉर्न होते हैं, और उसकी वजह से ये फॉल्टी जीन्स की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है।
अब अनीमिया, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अनीमिया हो जाता है, सिवियर टायर्डनेस, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। और कई बार क्या होता है, क्योंकि जनरली जो है थैलेसीमिया के पेशेंट, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन कराना होता है, तो जब वो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन कराते हैं तो उनकी बॉडी में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन होता है, जो कि आपके ऑफकोर्स हार्ट, लिवर और हार्मोन लेवल्स के लिए सही नहीं होता है। कुछ लोगों की ग्रोथ डिले हो जाती है, वीक हो जाती है, फ्रजाइल बोन्स हो जाती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो है बार बार कराना पड़ता है। और एक चैलिशन थेरेपी होती है, उसमें क्या होता है कि एक्सेस आयरन को जो है मेडिसिन देकर जो है वो ट्रीट किया जाता है, निकाला जाता है। और जो असली क्योर है इसका, जो परमानेंट क्योर है, वो तो यही है, स्टेम सेल या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए जो है वो जनरली पीपल कराते नहीं हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है उन्होंने रिसेंटली अपने फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो 58th बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ बांग्लादेश के लिए शुरू कर दिया है, रादर कंप्लीट कर दिया है। तो ये NCGG है क्या? एक 2014 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर सेटअप किया था गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने के लिए थ्रू स्टडीज़। इसका ओरिजिन तो एक्चुअली 1995 में हुआ, जब LBSNNA जो आपका इवन IAS जो है या आपके सिविल सर्वेंट्स इनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पर, वो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च बनाया, और ये बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज़ को जो है वो डील करता है और एक प्लेटफॉर्म देता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को शेयर करने का। तो बहुत सारे जो है एक्सटेंसिव एरियाज़ में जो है वर्क करता है, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल्स। इन्होंने बहुत सारे जो है वो अपने इनपुट्स दिए हैं, जिससे कि गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके लोकल लेवल पर भी। अब ये NCGG जो है, ये आपका चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, तुंगनाथ टेम्पल आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है और कहा है कि एंशियंट टेम्पल ऑफ तुंगनाथ जो है वो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। तुंगनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है। हाईएस्ट शिवा टेम्पल है वर्ल्ड में, जो कि लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वन ऑफ द पंच केदार हैं, और ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। अब पंच केदार क्या है? 5 सेक्रेड श्राइन जो शिव को जो है वो जो है डेडिकेटेड है, और गढ़वाल हिमालयाज में लोकेटेड है। पहला तो ऑफ कोर्स सबसे फेमस केदारनाथ टेम्पल, फिर दूसरा तुंगनाथ टेम्पल, फिर रुद्रनाथ टेम्पल, मध्य महेश्वर टेम्पल या फिर कल्पेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, MiG-21 एयरक्राफ्ट। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। MiG-21 एयरक्राफ्ट जो है रिसेंटली एक राजस्थान में जो है वो क्रैश हुआ है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइटर प्लेन है, जो सोवियत यूनियन से इंडिया ने प्रोक्योर किया था। सोवियत यूनियन बहुत ही फेवरेबल डील इंडिया को दे रहा था, और लाइसेंस प्रोडक्शन जो है इसकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हुई है। अब ये जब 1962 की वॉर हुई थी चाइना के साथ, और पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन जो है हमारे डिटीरियोरेट हो रहे थे, तब ये रियलाइज़ किया गया कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है ये फाइटर प्लेन होने चाहिए। तो फर्स्ट सिंगल इंजन MiG-21 1963 में प्रोक्योर किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे अपडेट्स आते रहे, और MiG-21 बिसन जो है वो अभी करंटली जो है इंडियन आर्मी में सर्व, इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा है, जो कि MiG-21 बिस का अपग्रेडेड वर्जन है, जो 1976 में इंडक्ट किया गया था। जो सबसे पहला MiG-21 बिसन जो अपग्रेडेड है, 2001 में उसको जो है वो इंडक्ट किया गया था, और 2008 तक जो है वो लास्ट अपग्रेडेड वर्जन जो है वो इंडिया को मिलते रहे। अभी हाउ मैनी कितने हैं, मतलब MiG-21 बिसन एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में? लगभग 4 स्क्वाड्रन जो है वो अभी जो है वो इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। लगभग हर स्क्वाड्रन में 16 to 18 एयरक्राफ्ट है, और इंक्लूडिंग 2 ट्रेनर वर्जन्स। कहा जा रहा है कि 2025 तक ये सर्विस से रिटायर हो जाएंगे। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्क्वाड्रन को जो है मेंटेन करने के लिए न्यू एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करे। इसीलिए रफ़ेल प्रोक्योर किए गए हैं। अभी और भी रफ़ेल, ये आप देख रहे हो कि ये सारे जब रिटायर हो जाएंगे, तो जस्ट इनको रिप्लेस करने के लिए ही, आप एक्सपेंशन तो भूल ही जाओ कि और हमें एक्सपेंड करना है इंडियन एयरफोर्स को, सिर्फ इसको रिप्लेस करने के लिए ही हमें कितने सारे जो है एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो है हो सकता है कि आने वाले टाइम में रफ़ेल, तेजस, ये सब जो है LCA तेजस, ये सब इसको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रोजेक्ट चीता।
ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो है डायरेक्शंस पर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो कूनो नेशनल पार्क पहुंची है और वो करंट स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट चीता को रिव्यू कर रही है। तो प्रोजेक्ट चीता क्या है? 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया था, एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया के नाम से। मोस्ट सूटेबल साइट जो है वो कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी मध्य प्रदेश में। अपार्ट फ्रॉम चीता यहाँ पर टाइगर, लायन, लेपर्ड और लेपर्ड और लायन जो है वो तीनों जो है रादर इनको जो है यहाँ पर रखा जा सकता है। और भी कुछ साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी, जैसे नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैंसरोरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर में, मुकुंदर टाइगर रिजर्व राजस्थान में, यहाँ पर भी जो है वो चीता को रखा जा सकता है। ठीक है, तो 20 चीता हम लाए हैं, है ना, आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क में। और ये फ्री रेंजिंग एक हम पॉपुलेशन यहाँ पर बनाना चाहते हैं। 70 साल पहले जो है चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से, और अब हम लेकर आए हैं, हम यहाँ पर इसको पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपके जो है सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना 64th रेजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है इसको 2015 से डाल दिया गया है। पहले ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आती थी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिफ़िकल्ट और इनएक्सेसिबल रीजन जो है कंट्री के बॉर्डर एरियाज़ पर, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन बुलाने का इनको जो है वो टास्क मिला हुआ है। और इसमें कौन से स्टाफ होता है? इंडियन आर्मी के कॉप्स ऑफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉप्स, मिलिट्री पुलिस एंड आर्मी पर्सोनल। और इसमें जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स जो है वो भी सर्व करती है, जो कि इसका पेरेंट कैडर है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। 21 स्टेट्स में ऑलरेडी काम कर रही है, इंक्लूडिंग सम आउटसाइड कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेरिटोरियल आर्मी। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री ने रिसेंटली विमेन ऑफिसर्स को टेरिटोरियल आर्मी में पोस्ट करने का डिसीजन लिया है अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये ब्रिटिश ने 1920 में जो है वो टेरिटोरियल आर्मी को रेज़ किया था इंडियन टेरिटोरियल एक्ट ऑफ 1920 के तहत, लेकिन इस एक्ट को जो है वो अमेंड कर दिया गया और टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 में पास किया गया, और उसके अंदर ही जो है वो टेरिटोरियल आर्मी को रेज़ किया गया है। रेगुलर आर्मी का ही पार्ट होती हैं। इनका प्रेजेंट रोल क्या है कि रेगुलर आर्मी को जो है वो उनकी नॉर्मल जो है वो ड्यूटीज़ से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो असिस्ट करने की उनकी ड्यूटीज़ हैं उससे जो है वो थोड़ा रिलीफ दिया जा सके। खासकर नेचुरल कैलामिटीज़, एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी जो है वो काम करती है। जनरली सिटीज़न जो हैं 18 to 42 ईयर ऑफ एज के वो इसमें सर्व कर सकते हैं। पेंशनेबल एज भी इनकी जो है नॉर्मल रेगुलर जो सोल्जर होते हैं इंडियन आर्मी में उनकी जितनी ही होती है, 15 साल। और ये इनकी यूनिट्स जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व रही हैं 1962, 65, 71 वॉर्स में। और ये बहुत ही जो है बेटर ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस रोल्स जो है वो निभाते रहे हैं। और इनका मोटो क्या है? सावधानी व शूरता। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Arab League. So this topic is important for your international relations. So Arab League foreign ministers have recently voted to readmit Syria into this organization. So what has happened is that Syria was suspended from Arab League in 2011, and Arab League has now readmitted Syria into the group. So what is Arab League? It's an intergovernmental organization which is a voluntary association of independent African and Middle Eastern countries. So it was formed in 1945 in Cairo, that is in Egypt, and now it has 22 member states. It has several observer countries also. It promotes economic, cultural, and political cooperation among its member states. So, but that there are criticisms also. So, what are the criticisms? So, it decides, it makes decisions on the majority basis. So, the members are compelled to comply with the resolutions of this organization.
and it has been criticized for its internal conflicts also. So the states which are members of these Arab leagues, they do not have any uh, common ground, they do not have any common vision, so there is disunity and also poor governance. Traditionally it is more representative of the autocratic monarchies of these Arab countries rather than the citizens of Arab countries. So you know that Syria was suspended in 2011 due to the protests against President Bashar al-Assad, and which these protests led to about half a million deaths and displacement of about 23 million people. So economic and political sanctions were also imposed on Syria, and now after a peace deal with Saudi Arabia and other, of course, Arab countries like UAE and Jordan also, uh, it has been decided that Syria would be readmitted to Arab League. All the members who were present and voting, they decided this on the basis of consensus that Syria must be readmitted. But it does not mean that there will be normalization of ties between Arab countries and Syria, because this may have been, they may have allowed Syria to be admitted to Arab League, but the decision to establish normal relations with Syria would be uh, would be taken by the individual countries, and it's a sovereign decision. So there is no consensus in Arab world regarding the establishment of ties with Syria. Qatar, for instance, Qatar is not in favor of normalizing ties with Assad without a political solution. But other countries like UAE and Jordan, they have moved forward and they have re-established contact in the recent years. So the next topic is START program. This topic is important for your science and tech section. So Indian Space Research Organization has introduced this new introductory level online training program called Space Science and Technology Awareness Training, START. So this is a program which is aimed at postgraduate and final year undergraduate students and giving them physical science and training in physical sciences and technology. So it will cover various domains of space science, and this training will be delivered by scientists from Indian academia and also ISRO centers. So it will enable Indian students to become professionals in in the field of space science and technology, and it will help uh, us to build a human capacity which will lead space science and research in the future. So students will also get a chance to appreciate the cross-disciplinary nature of this subject and choose choose it as their career path. So the next topic is thalassemia. This topic is important for your social issues. So World Thalassemia Day is celebrated on 8th of May every year. So thalassemia is a group of inherited conditions which affect a substance in the blood called hemoglobin. So hemoglobin is used by red blood cells to carry oxygen around the body. But with people who are suffering with thalassemia, they either produce no hemoglobin or it is very little. So it generally leads to the condition called anemia, and it affects people from the Mediterranean, South Asian, Southeast Asian, and Middle Eastern origin. So because it happens because of a faulty gene, and people are born with it in this region, and they inherit these faulty genes from both their parents. And what are the symptoms? So symptoms are generally anemia or a situation in which there is too much iron in the body, especially when people have to undergo regular blood transfusions. It leads to excessive accumulation of iron in the body, and it causes harm to the liver, heart, and hormone levels if left untreated. Also, there has been some cases of delayed growth, weak and fragile bones also. So what are the treatments? Of course, regular blood transfusions. Then there is chelation therapy, in which excessive iron is removed from the body using medicines, because especially to those people who are taking regular blood transfusions. But the real solution lies in only stem cell and bone marrow transplant, which is of course both expensive and very risky. So the next topic is National Center for Good Governance. This topic is important for your governance section. So NCGG has recently completed its flagship capacity building program for the 58th batch of civil servants of Bangladesh. So it was set up in 2014 by Government of India under the Ministry of Personnel, and the aim is to assist in bringing about governance reforms through studies.
and it traces its origin to the National Institute of Administrative Research, which was set up in 1995 by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, and it deals with the gamut of governance issues. It has provided a platform for sharing existing knowledge, and it has extensively worked with local governments and state governments in guiding them towards special areas like primary and elementary education, decentralized planning at districts and block levels. So it is governed by a governing body, which is under the chairmanship of Cabinet Secretary. So the next topic is Tungnath Temple. This topic is important for your art and culture section. Central government has recently issued a notification, and it has declared the ancient temple of Tungnath as a monument of national importance. So this temple is located in Rudraprayag district of Uttarakhand. It is the highest Shiva temple in the world, which is at a height of about 3680 meters above the sea level. It is one of the five Panch Kedars, and it is one of the five Panch Kedars, and it is believed to have belonged to an ancient era of about 1000 years old. So, what are these Panch Kedars? So, these are the five sacred shrines of Lord Shiva, which is located in Garhwal Himalayas of Uttarakhand. And the five temples are, of course, the famous one, the Kedarnath Temple, Tungnath Temple, Rudranath Temple, Madhya Maheshwar Temple, and Kalpeshwar Temple. So the next topic is MiG-21 aircraft. This topic is important for your security section. A MiG-21 fighter aircraft has recently crashed in Rajasthan, and it is India's longest serving fighter plane, uh, which was which India got from Soviet Union on a very favorable term, and Soviet Union even agreed for licensed production of this MiG-21 by Hindustan Aeronautics Limited. So this lent, because of a 1962 war, it lent rather urgency to our efforts to rapidly scale up India's military capabilities. So that's why in 1963 we acquired this aircraft, which is a single engine aircraft. But there has been certain upgradations also, like this MiG-21 Bison, which is of course part of the current Indian Air Force. It first inducted in service in 1976. The recent one, the current that is serving in the Indian Air Force, was uh, inducted in 2001, which is the first upgraded MiG-21 Bison, and last of these upgraded versions of fighter planes were received in 2008. So about four squadrons of MiG-21 Bison aircraft currently are serving in the Indian Air Force, and each squadron consists of about 16 to 18 aircraft, including two trainer versions. So, so because these four squadrons would retire from service from the Indian Air Force by 2025, it is extremely essential for the Indian Air Force to upgrade its fighter aircrafts, and for that we are procuring Rafale, we are making LCA Tejas, and we are even uh, in advanced talks of co-producing the fifth generation aircraft. So it is very important just to replace the currently retiring fleet from the service. We have to do it. So forget the expansion. We have to just maintain the existing fleet. So for that we have to considerably procure these fighter aircraft for our Indian Air Force. So the next topic is Project Cheetah. This topic is important for your environment section. So on the directions of National Tiger Conservation Authority, a team of experts have visited Kuru National Park and reviewed the current status of Project Cheetah, which was initiated in 2009 by Wildlife Trust of India. This project was called Action Plan for Reintroduction of Cheetah in India. And under this project, 50 cheetahs will be brought from African countries to various national parks over 5 years. So the most suitable site identified under this project was Palpur National Park in Madhya Pradesh, and it is a suitable habitat, and it has a adequate prey base, and it is capable of supporting about 21 cheetahs. Apart from cheetah, a lion, tiger, and leopard can also be accommodated here, and there are other sites also which have been recommended under this project, which can support cheetah population. So, as part of this project, 20 cheetahs were imported from Namibia and South Africa, and they were introduced in the Kuno National Park
in last September, and the aim is to establish a free-ranging population of cheetah, which got extinct from India from in the last uh, about 70 years ago. So the next topic is border roads organization. This topic is important for your security and economy topic both. So border roads organization has recently celebrated its 64th raising day on 7th of May. It is functioning under the Ministry of Defense since 2015, because earlier it was serving under the Ministry of Road and Transport. So it is engaged in road construction, and in areas where there is where near the borders, which are difficult and inaccessible regions. It is staffed by officers and troops drawn from the Indian armies, several corps of engineers, electrical and mechanical engineers, army service corps, military police, and army personnel. So its parent cadre is the General Reserve and Engineer Force, and it maintains operations in 21 states and four neighboring countries: Afghanistan, Bhutan, Myanmar, and Sri Lanka. So the next topic is territorial army. This topic is important for your security section. Raksha Mantri has recently approved the posting of women officers at the territorial army along the line of control. So territorial army was raised by the British in 1920 through the Indian Territorial Act of 1920. But after independence, we brought this Territorial Army Act in 1948, and they are now a part of regular army, and they have the role to relieve the regular army from static duties, and they assist the army in natural calamities and maintenance of essential services also. Any citizen who is between the age of 18 to 42 can be a part of this service. The pensionable age for a soldier below officer's rank in the territorial army is as same as that of a regular soldier, that is 15 years. So they have made key contributions during our operations in 1962, 1965, and 1971 wars. So the motto of this territorial army is Savdhani va Shurta. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.